हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में अब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कुछ और विस्तार से जानकारी करते हैं। जैसा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि ठोस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टल जालक मतलब क्रिस्टल लैटिस क्या है और एकक कोशिका मतलब यूनिट सेल क्या है। तो चलिए इसको जानने के लिए देखिए, कहा जाता है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो उसके घटक कण हैं, परमाणु, अणु या आयन, उनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, 3 डायमेंशनल जो उनका अरेंजमेंट होता है, 3D जो अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और किसी क्रिस्टल जालक का वह लघुतम अंश, वह छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल जालक निर्मित हो जाता है, उसे हम लोग एकक कोशिका यूनिट सेल कहते हैं। जैसे मकान में अगर हम देखें तो ईंटों की बार बार पुनरावृत्ति से दीवार निर्मित हो जाती है, उसी तरह से क्रिस्टल जालक में यूनिट सेल रूपी जो ईंटें होती हैं उनकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल जालक बन जाता है। मतलब किसी भी ठोस की रचना इसी प्रकार से होती है। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 3 तल होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स हो गया, ये वाई तल हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब इसमें हम लोग यहां से स्टार्ट करके चलिए एक चौकोर बक्सा बना देते हैं। चित्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसी के बगल में एक दूसरा चौकोर बॉक्स बनाइए। ये अब कॉर्नर को कॉर्नर से मिला दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके सामने यह एक घनाकार रचना बन गई, क्यूब जैसी संरचना बन गई। अब इसमें जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर पर इसके घटक कणों को दर्शा दीजिए, यानी एटम को आपने यहां दर्शा दिया बिंदु के रूप में, जिसको हम लोग लैटिस पॉइंट जालक बिंदु कह देते हैं। अब जितनी लाइनें दिख रही हैं, हर लाइन के बीच में एक एक लैटिस पॉइंट दिखाइए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। इधर हो गया, इधर हो गया, इसी तरह से इधर हो गया और ये इधर हो गया। ये ऊपर वाले में और ये नीचे वाले में जालक बिंदु, ये डॉट से आपने दर्शा दिया। अब इनको आपस में मिलाइए। ये देखिए, ये मिला हमने, इधर ये मिला दिया, प्लस बन गया। इसी तरह से इनको मिलाइए, यहां भी प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन गया। इस वाले फलक पर भी यहां भी प्लस बन गया और ये जो फेस है, फलक है, इस पर भी आपने ये प्लस बना दिया। अब ये किनारे वाले को इस किनारे वाले बिंदु से मिलाइए, यहां किनारे वाले को इस किनारे वाले बिंदु से मिला दीजिए और बीच वाले को बीच वाले से मिला दीजिए। ठीक इसी तरीके से ऊपर और नीचे वालों को मिलाइए, किनारे वाले को किनारे वाले से। ये इधर किनारे वाले को आपने इस किनारे वाले से मिला दिया, बीच वाले को इसके बीच वाले से मिलाइए। ये अब इसी तरह से यहां ये किनारे वाला, ये किनारे वाला, ये बिंदु दर्शाइए, बीच में यहां बिंदु दर्शाइए और इन तीनों को आपस में मिला दीजिए। अब आपके सामने यह एक क्रिस्टल जालक बन गया है। यही है क्रिस्टल जालक। इसी तरीके से किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उसके जो घटक कण, परमाणु, अणु, आयन होते हैं, वो 3 डायमेंशनल वे में, त्रिविमीय रूप में
व्यवस्थित रहते हैं। ये जो बिंदु दर्शाए गए हैं, ये वास्तव में उसके घटक कणों के केंद्रीय भाग को बिंदु द्वारा यहां दर्शाया गया है। अब इसमें एकक सेल की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो अब ये किनारे वाला, इसके हम इस बगल वाले भाग को थोड़ा डार्क कर रहे हैं। देखिए, ये हमने डार्क किया इसको। इसी का ऊपर वाला भाग डार्क करिए। ये ऊपर वाला भाग ये डार्क हो गया। इसी का साइड वाला भाग डार्क कर दीजिए और इसी का नीचे वाला भाग डार्क कर दीजिए। अब आपके सामने देखिए, यह एक छोटा घन बन गया, छोटा चौकोर बॉक्स टाइप की रचना बन गई। यही यूनिट सेल है, यही एकक कोशिका है। अब अगर हम देखें तो इसके बगल में पीछे साइड भी आपको, अगर आप कल्पना करें तो पीछे साइड भी एक यूनिट सेल दिख रहा है, इसके बगल में भी एक यूनिट सेल दिख रहा है, उसके पीछे एक यूनिट सेल दिख रहा है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल दिख रहा है, इसके इस साइड भी इसी तरह क्रिस्टल बड़ा होने पर इधर भी यूनिट सेल रहेगा। तो मतलब पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक है, वो इसी प्रकार की यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति से बनता है। यह वास्तव में यूनिट सेल जो होती है, पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक मॉडल होती है, एक प्रारूप होती है। इस यूनिट सेल के जो गुण होते हैं वही वास्तव में इस क्रिस्टल लैटिस के गुण होते हैं। आइए थोड़ा इसको और विस्तार से जान लेते हैं यूनिट सेल के बारे में। देखिए, तो असल में यूनिट सेल को जैसा कि हमने बता दी, ये चौकोर बॉक्स बनाया आपने, इस चौकोर बॉक्स में एक और चौकोर बॉक्स बनाइए, ये बन गया। अब कॉर्नर को कॉर्नर से मिला दीजिए, ये बन गया यूनिट सेल। अब किसी भी यूनिट सेल के जो एकक कोशिका होती है उसके 6 पैरामीटर हुआ करते हैं। इसमें एक्चुअली 3 तो इसके कोर होते हैं, एजेस होती हैं, EDGES, जिनको हम लोग जनरली A, B, C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये A, B, C वास्तव में कोर की लंबाई है। अब इन कोर यानी कि एजेस के मध्य जो एंगल होता है उसको अल्फा बीटा गामा से दर्शाया जाता है। अब उसको दर्शाने का एक सिस्टम है, क्या कि A और B के बीच जो एंगल रहेगा उसको हमेशा गामा सिंबल से दर्शाया जाता है। गामा, ये जो कोण रहेगा A और B के बीच में, इसको गामा से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार B और C के बीच जो एंगल होगा, जो कोण बनेगा, उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और A और C के बीच जो एंगल होगा उसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको याद रखने का एक सिस्टम जान लीजिए। जैसे जनरली A, B, C ये 3 लेटर हैं और अल्फा बीटा गामा ये 3 अलग सिंबल हैं। तो A और B के बीच, तो A और B अल्फा बीटा के इक्विवेलेंट हो गए, बचा क्या? गामा बचा। तो गामा जो यानी A और B में अल्फा बीटा के समझिए बराबर हो गए, ये लगभग मोटा मोटा, तो गामा यहां रख देंगे। B और C के बीच में यानी बीटा और गामा आ रहे हैं, तो कौन सा बचा? अल्फा, अल्फा यहां जाएगा। इसी तरह A और C के बीच में यानी अल्फा और गामा के बीच में बीटा आ जाएगा। तो ये इनको बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल, अंतराफलकीय कोण, अल्फा बीटा गामा। तो ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हो गए। अब क्यूबिक जो यूनिट सेल होता है, घन एकक कोशिका जो होती है, उसमें हमेशा तीनों जो भुजाएं होंगी, तीनों जो कोर होंगे, तीनों जो एजेस होंगी, उनकी लंबाई बराबर होती है। मतलब A बराबर होगा B बराबर है
सी। और क्यूबिक यूनिट सेल में घन एकक कोशिका में तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और उनका मान 90 होता है, 90 होता है। यानी अल्फा बराबर होगा बीटा बराबर होगा गामा बराबर होगा 90 डिग्री। यह एक घन एकक कोशिका मतलब क्यूबिक यूनिट सेल की खूबी हो गई। इस प्रकार इन कोरों की लंबाई और इंटरफेशियल जो एंगल होता है, अंतरफलकी जो कोण होता है, इसके आधार पर कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं और कुल उनके द्वारा 14 प्रकार के वेरिएशंस, जिनको ब्रेविस लैटिस कह दिया जाता है, वो संभव है। तो अभी ये जो सामने आपके अभी चित्र द्वारा दिखाया जा रहा है, उसमें देखकर उनको समझिए। इस टेबल में अगर आप देखें तो पहले 7 सिस्टम के नाम दिए हैं, उनके द्वारा कौन कौन से वेरिएशंस है 14 उनके नाम दिए हैं। उसके बाद कोर की लंबाई है वो दी गई है, उनके एंगल का मान दिया गया है और उससे संबंधित एग्जाम्पल दर्शाया गया है। इसको आप ध्यान कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन में पुट अप हो जाता है कभी कभार। अब विशेष रूप से आपके सिलेबस में ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा और हम जानकारी करते हैं। अब जनरली जो यूनिट सेल होते हैं उनको 2 मुख्य प्रकारों में बांट दिया जाता है। एक को सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है, दूसरा है सेंटर्ड केंद्रित यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में, या जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कह देते हैं, उसमें एक्चुअली जो घटक कण हैं वो 8 जो कॉर्नर होते हैं इसके घन के, 8 कॉर्नर पर घटक कण उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोल देते हैं सरल या आद्य एकक कोशिका, मतलब सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। कुछ यूनिट सेल ऐसे होते हैं जिसमें कॉर्नर के अलावा अन्य स्थितियों पर भी घटक कण उपस्थित रहते हैं। जैसे 8 कॉर्नर के अलावा अगर एक क्यूब के बीच में भी घटक कण यानी एटम उपस्थित है तो इसको हम लोग बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब बीसीसी यूनिट सेल। प्रकार कुछ यूनिट सेल ऐसे होते हैं, इसके जो 6 फेस हैं, 6 जो फलक हैं, जनरली एक क्यूब में 6 फलक हुआ करते हैं, 1 2 3 4 और एक सामने और एक पीछे साइड। इस क्यूब को घनाकार रचना को हम कमरे से तुलना कर सकते हैं। जैसे कमरे में अगर हम देखें तो जनरली 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर मतलब 4 कॉर्नर नीचे और 4 कॉर्नर ये छत वाले, 8 तो कॉर्नर हो गए, कॉर्नर तो कुल हो गए 8। और जो फलक होते हैं, इसके जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं। 6 फेस मतलब जैसे एक तो ये दीवार हो गई, एक सामने वाली दीवार हो गई, एक राइट हैंड वाली, इधर लेफ्ट हैंड वाली, 4 हो गई, एक छत और एक फर्श, तो कुल 6। अब कुछ ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिनमें कॉर्नर के अलावा इनके फलक यानी फेस पर भी एटम उपस्थित रहते हैं। एक इधर, एक इधर, एक पीछे साइड और एक सामने साइड और एक ऊपर और एक ये नीचे। तो इनको हम लोग बोल देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घन एकक कोशिका, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या
FCC यूनिट सेल, ये शब्द आएंगे इस चैप्टर में भी आगे। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित घन एकक कोशिका या कोशिका। इसी तरह से काय केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और यह है सरल या आद्य घन एकक कोशिका, मतलब सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूब में जनरली ये 3 तरह के क्यूब हमें नेचर में देखने को मिल जाते हैं। एक तो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इनके अलावा एक और भी प्रकार का यूनिट सेल होता है जिसको बोल देते हैं एंड सेंटर्ड, अंत्य केंद्रित कोशिका। एंड सेंटर्ड, उसमें क्यूब में वो संभव नहीं है। उसमें होता क्या है कि 8 कॉर्नर के अलावा किन्हीं 2 सामने वाले फेसेस पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, घटक कण उपस्थित होते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एंड सेंटर्ड। चलिए अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इन क्यूबिक सेल में प्रति क्यूबिक सेल कितने परमाणुओं का योगदान होता है। अब जैसा कि आप यहां पर देखें, सिंपल जो या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, सरल या आद्य घन एकक कोशिका, इसमें अगर देखें, मैं आपसे अगर पूछूं कि इस यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु का योगदान है, कुल कितने परमाणु हैं इसमें, आप तो क्या बताएंगे? तो सिंपली आपका जवाब होगा कि साहब 8 परमाणु है। गलत है आपका जवाब। क्यों? आइए देखते हैं। दरअसल जैसा कि अभी अब क्रिस्टल जालक हमने बनाया था, तो उसमें आपने देखा था इस यूनिट सेल के बगल में भी यूनिट सेल था, इधर भी यूनिट सेल था, सामने साइड भी है, इस साइड भी है, ऊपर भी है और नीचे भी यूनिट सेल है। यानी कि अगर हम किसी एक कॉर्नर वाले एटम को लें, किसी भी एटम को ले लें, तो इस एटम का 1/8वां हिस्सा ही इसमें योगदान कर रहा है, क्योंकि इसके बगल में वास्तव में इस कॉर्नर से कुल इसके अलावा 7 और यानी कुल 8 यूनिट सेल जुड़े हुए हैं यहां पर। आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए। अब इसके बगल में एक है, साइड में, इन दोनों के पीछे साइड में 2 हैं, यानी 4 हो गए नीचे, और इसी तरह 4 इनके ऊपर। तो ये एटम उन सभी 8 में योगदान कर रहा है। तो एक यूनिट सेल में इसका कुल कितना हिस्सा है? वास्तव में 1/8वां हिस्सा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, सरल या आद्य घन एकक कोशिका जो होती है, उसमें कुल एटम तो 8 एटम है कॉर्नर पर, तो 8 × 1/8, हर कॉर्नर का एटम 1/8वां हिस्सा अपना योगदान कर रहा है, और कुल 8 कॉर्नर है, तो 8 × 1/8 यानी कुल कितना? 1 आ गया। 8 से 8 कैंसिल, यानी 1 परमाणु, यानी कुल 1 परमाणु होता है वास्तव में जो योगदान कर रहा है इस प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में। अब अगर हम बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित घन एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, BCC में अगर हम देखें कितने परमाणुओं का योगदान हो रहा है कुल, तो 8 कॉर्नर वाले जो परमाणु हैं, इसी तरीके से उनका योगदान कितना है? 8 × 1/8 यानी 1, और एक बॉडी के बीच में है, बॉडी सेंटर्ड, यानी कि इस पूरे यूनिट सेल के बीच में एक परमाणु पड़ा हुआ है। तो एक तो इनकी वजह से कुल 1 परमाणु, तो 1 + 1 बराबर कितना? 2 परमाणु। इसमें कुल 2 परमाणु का योगदान हो रहा है बॉडी सेंटर्ड में। अब अगर हम फलक केंद्रित
घन एकक कोशिका की बात करें यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में देखें कितने परमाणुओं का योगदान है, तो 8 कॉर्नर वाले जो परमाणु हैं उनका कुल योगदान कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 बराबर कितना, 1। 8 के कारण 1/8वां हिस्सा योगदान करता है इस सेल में, तो 1 परमाणु के बराबर हो गया। बाकी 6 फलकों पर, फलक पर जो परमाणु उपस्थित हैं उनका कितना हिस्सा योगदान कर रहा है, 1/2 हिस्सा, हाफ, आधा हिस्सा। क्यों? अब जैसे सपोज करिए इस फलक पर जो एटम उपस्थित है उसका आधा हिस्सा तो इस वाले सेल में है और आधा हिस्सा इधर जो सेल है बगल में। इसी तरह से यहां जो एटम है ये फलक पर, ऊपर वाले फलक पर, इसका आधा हिस्सा ऊपर वाले और आधा हिस्सा इस सेल में कंट्रीब्यूशन योगदान कर रहा है। तो यानी 6 फलकों पर जो परमाणु उपस्थित हैं उनका प्रत्येक का आधा आधा हिस्सा इसमें योगदान कर रहा है। तो 6 इंटू 1/2, तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया। तो कुल हो कितने गए, 1 + 3 यानी 4 परमाणु। मतलब एफसीसी में कुल 4 परमाणुओं का योगदान होता है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी क्रम में थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। आइए शॉर्टकट में हम लोग क्रिस्टल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के दोष हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अब जैसा कि क्रिस्टल के अंदर घटक कण एक निश्चित ज्यामिति क्रम में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई घटक कण अपने नियत निर्धारित स्थान से कुछ विचलित हो जाता है, जिसके कारण दोष आ जाता है। इसे ही हम लोग क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो इनमें से 2 मुख्य दोष हैं, एक है शॉटकी दोष और दूसरा है फ्रैंकल दोष। शॉटकी दोष सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि क्रिस्टल में पाया जाता है। इस तरह फ्रैंकल जो दोष होता है, क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि क्रिस्टल के अंदर इस प्रकार का दोष पाया जाता है। फ्रैंकल दोष जनरली उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें कैटायन का साइज छोटा होता है, और शॉटकी दोष उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनमें कैटायन और एनायन प्रायः समान साइज के होते हैं। जैसे अभी हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात करें तो असल में होता क्या है इस दोष में, शॉटकी दोष में, कि किसी क्रिस्टल के अंदर जो कैटायन है और जो एनायन है, कहीं का कैटायन और क्रिस्टल के अंदर का किसी दूसरे स्थान का एनायन बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर मिसिंग रहते हैं, गायब रहते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोल देते हैं शॉटकी दोष। ये जर्मन साइंटिस्ट थे शॉटकी, उन्होंने बताया था इसके बारे में। अब इसको अगर हम एक चित्र के माध्यम से समझें तो इसमें कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, इस तरह से एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, ये इस तरह से आप क्रिस्टल के अंदर विभिन्न घटक कणों को, कैटायन एनायन को दर्शा सकते हैं। सुविधा के लिए इसको हम लोग चलिए ए और बी मान लेते हैं। तो ए कैटायन है, बी एनायन है, ए कैटायन बी एनायन, ए कैटायन बी एनायन, इधर बी एनायन, ए कैटायन और इधर ए कैटायन। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसमें कैटायन और एनायन व्यवस्थित हैं पूरे क्रिस्टल में, लेकिन जब दोष होता है क्रिस्टल के अंदर तो उस दशा में कहीं का कैटायन और उतनी ही संख्या में एनायन मिसिंग हो जाते हैं, जैसे एक कैटायन और यहां बी एनायन गायब हो गया। तो इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट। अब इसमें चूंकि कैटायन एनायन बराबर संख्या में मिसिंग होते हैं, अतः क्रिस्टल के अंदर उसकी न्यूट्रलिटी पर, उदासीनता पर तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन घनत्व कम हो जाता है। इसका जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो कम हो जाती है। तो यह है शॉटकी डिफेक्ट। अब इसी तरह से अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो रशियन वैज्ञानिक फ्रैंकल ने इसके बारे में बताया कि कभी कभी क्रिस्टल के अंदर जो कैटायन है, क्योंकि स्मॉलर होता साइज में, तो वो घटक कणों के बीच जो अंतरकाशी स्थान है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें चला जाता है, क्रिस्टल के बाहर नहीं निकलता।
कैटायन अपनी पोजीशन बदल करके अंतरकाशीय स्थान में इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, जिसके कारण उसका जगह रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो यहां पर डेंसिटी नहीं प्रभावित होती। इस प्रकार के दोष को बोल देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें सपोज करिए इसी फिगर में हम देखें तो मान लीजिए ये सिल्वर कैटायन क्लोराइड एनायन है, तो यहां पर बी था, ये ए था, ए प्लस, ये प्लस है, यहां बी माइनस। अब इसमें होता क्या है कि फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष की बात कर रहे हैं अब हम इस समय, तो इसमें कैटायन अपना स्थान बदल करके, क्योंकि छोटा होता है साइज में ये, तो अपना स्थान बदल करके अंतरकाशीय जो स्थान है उसमें चला जाता है। अब यानी कि ए जैसे सपोज करिए यहां से निकल करके ये अंतरकाशीय स्थान यहां पर चला आया, तो यहां पर ये रिक्ति आ गई, ये दोष आ गया। जहां पर इसकी निर्धारित जगह थी वहां से ये अपनी पोजीशन इसने बदल दिया, एक व्यवस्था में डिस्टरबेंस ला दिया। तो इस तरह के दोष को हम लोग बोल देते हैं फ्रैंकल दोष। ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि यौगिकों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिनमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें शटकी दोष भी होता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको ढंग से तैयार करिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।